दोस्त वाई टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मैं आपको प्रयागराज की एक ऐसी यूथ आइकॉन से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने महिलाओं की मदद कर उनका मसीहा बनने की ठान ली है। इन्होंने वकालती पढ़ाई की और इन्होंने गरीब और मजलूम महिलाओं की बहुत सारी मदद की। इन्होंने इन्हें यकीन दिलाया कि कानून सभी के लिए बराबर है और इंसाफ सभी को मिलेगा। आप हैं शहर के अधिवक्ता सहर नकवी जी। सहर नकवी जी खासकर महिलाओं के मामलों को अदालतों में लड़ती है। सहर नकवी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सहर जी कि अमरोहा में अपने प्यार की खातिर सब अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाली शबनम के लिए आप कोर्ट में काफ़ी प्रयासरत रही हैं कि उसकी फांसी को रुकवा दिया जाए। मैंने ये भी सुना है कि गवर्नर ने आपके इस प्रयास को देखते हुए यूपी सरकार को यह केस रेफर किया है। हाँ, इस केस में हमारी माननीय गवर्नर महोदया ने यूपी सरकार को रेफर किया है कि इस पे विधि अनुसार निर्णय लिया जाए। अब ये अभी पेंडेंसी है, हम इस पे आगे पैरवी भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज तक अभी हिंदुस्तान में ये मिसाल है कि महिलाओं को एक शक्ति का रूप माना जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्पेशल पूरी दुनिया से ज़्यादा कहीं अगर रिस्पेक्ट है तो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ महिलाओं को रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत करी जाती है। तो ऐसी जगह अगर फांसी ना हो किसी महिला को, हम चाहते हैं कि अगर जुर्म देखिए अपनी जगह है, अपराध अपनी जगह अगर किया है तो उसकी सज़ा दी जाए, लेकिन तब्दील कर दी जाए, आजीवन कारावास में उसे तब्दील किया जाए। महिला है, बस इतना ही हम चाहते हैं। अच्छा, तो आपको खुद से इस केस को के लिए प्रयास करने की मतलब आपने कैसे सोचा कि आपको ये शबनम के लिए लड़ना चाहिए? मैंने देखा कि ये महिला को फांसी होने वाली है, मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुई ये चीज़ें। अच्छा। कि पहली महिला को फांसी होने वाली है और जिस तरह से ये मुद्दा उठा तो मैंने देखा कि अगर महिला को फांसी हो जाती है तो पूरे विश्व में, दुनिया में लोग फील करेंगे कि भारत की एक पहचान यही है कि महिलाओं पे वो अलग से अपनी महिलाओं को सम्मान देता है। भारतीय नारी फेमस है पूरे विश्व में। भारतीय नारी हम अलग ही देखे जाते हैं और इज्जत की नज़र से, सम्मान की नज़र से। वहाँ अगर उसने जो किया सो किया। हमारा कल्चर ये नहीं है कि महिला को फांसी दे दी जाए। तो इसलिए मैंने ये ठान लिया था कि अब फांसी नहीं, आजीवन कारावास में अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, हम निवेदन करके इसको बदलाएंगे। और सरकार का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने, बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं सरकार को कि उन्होंने इस मेरी बातों को कंसीडर किया और उस पर आदेश भी पारित किया कि इस पर आगे फॉरवर्ड भी कर दिया, रेफर भी कर दिया मामला। आपकी पहल तो बहुत अच्छी है। मैंने ये भी सुना है कि आपकी राजनीति में खासी दिलचस्पी है और 2014 में आपने रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। आप कुछ उस बारे में हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी देखिए, खिलाफ है या नहीं है, लेकिन रायबरेली से मैंने सोनिया जी के अगेंस्ट बात कह रही, ये बात सच है कि मैंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का। अब उस चुनाव में मेरा ये था कि लक्ष्य मैं समाज सेवा करूं। अच्छा। मेरा राजनीति में भी यही लक्ष्य था कि मैं समाज सेवा करूं। मैं महिलाओं को बेसिकली आगे लाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि अपने को कमज़ोर, दबा हुआ, कुचला हुआ ना महसूस करें। आज भी हमारे यहाँ मानसिकता है कि देखिए, हमारी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होते हैं तो महिला पुरुष को बराबर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दर्जा तो बराबरी का दे दिया जाता है, लेकिन इज्जत अभी भी बराबरी की नहीं मिली है। कहीं भी कोई कांड हो गया, मान लीजिए, तो महिला थी वहाँ पे, महिला के साथ फोटो होंगे, महिला यहाँ खड़ी थी, महिला उनके बगल में खड़ी है, इस तरह से आज भी जलील किया जाता है। बराबरी का अगर आप दर्जा दे रहे हैं समाज में महिलाओं को, तो बराबरी का सम्मान भी मुझे चाहिए और मैं उस सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगी। आगे भी मैं इसके लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी कि मुझे बराबरी का सम्मान चाहिए, सारी महिलाओं के लिए चाहिए। जी, फिलहाल तो आप किसी पार्टी से नहीं है, मैंने ये सुना है, लेकिन किस पार्टी में आपकी सबसे ज़्यादा आस्था है, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये अगर आप पूछें हमसे तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है फील्ड में उतर के, खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और विमेन एम्पावरमेंट और महिला सुरक्षा के मुद्दे पे जिस तरह से इन्होंने एक्टिव किया है, शासन प्रशासन से लेके जो काम किया है, ये मुझे काम बहुत अच्छा लगा। जो मेरा मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको लिया है फील्ड में। पर सहर जी, जैसा कि लोग कहते आए हैं, बीजेपी ने ना तो सामाजिक सरोकार रखा है, ना उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कोई काम की, ना बेरोजगारी को कुछ खत्म किया, काला धन नहीं लाए, कुछ किया तो है नहीं। काफ़ी लोगों का ये कहना है, तो इससे क्या आपको कुछ अलग नहीं फील होता है? देखिए, चीज़ें संभालते संभालते संभलती हैं। मुझे लगता है मैं सहर नकवी हूँ। अगर मैं बीजेपी का फेवर कर रही हूँ, और फेवर क्या है, जो सच है मैं वही कर रही हूँ। मैं कोई पार्टी लेवल ऐसी तो हूँ नहीं कि मैं उनकी पार्टी का झंडा लेके चल रही हूँ, लेकिन हाँ, बस ये है कि जो उन्होंने काम किया, किसी चीज़ को संभालते संभालते चीज़ें बैलेंस पे आती हैं। संभलती एक परिवार को संभालने में बहुत वक्त लगता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जिस तरह से अराजकता फैली हुई थी, गुंडा राज, माफिया राज, ऐसा लगता था घर से निकलने में परेशानी हो रही है, वो उस चीज़ों को बहुत बैलेंस किया, बहुत कवर किया है। और रही बात महंगाई की, बेरोजगारी की, तो मैं आपकी बात को
कोट करते हुए शासन को पत्र लिख दूंगी इसके लिए। अच्छा, तो आप उनसे प्रभावित हैं, कीपिंग असाइड ऑल ऑफ दिस, कि मतलब उन्होंने ये इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मुद्दों पर कोई काम नहीं किया है, वो आप फिर भी उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। तो आपके हिसाब से क्या जनता गलत है? जनता गलत है, जनता कभी गलत हो ही नहीं सकती। जनता की राय अलग होती है, जनता अपनी राय अलग अलग लगती है। अभी भी आप फील्ड में जाएंगी और पूछेंगी तो देखिए कुछ लोग योगी जी के फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग मोदी जी के फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी के फेवर में बोलेंगे। इसी तरह मैं भी जनता की तरह, अगर मुझे मान लीजिए तो मैं भी, अगर मुझे किसी का काम अच्छा लगा है, अगर मैं शहर नकवी हूँ, मुझे काम अच्छा लग रहा है, उनका मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है, योगी जी का काम बहुत अच्छा है, एक्टिव कड़े फैसले लेने में मोदी जी के बेमिसाल हैं। उनके बराबर आज तक इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसी ने नहीं लिए। सहज जी, बीजेपी का साथ देने वाले कई लोगों को मैंने ये सुना है कहते हुए कि जो जनता इन लोगों के खिलाफ आंदोलन करती है, वो आंदोलित जनता या तो गलत है, या तो उसकी पूरी राय ही गलत है, या तो उसने उन्हें वोट ही नहीं दिया है, मतलब कुल मिला के जनता ही गलत है। तो क्या आप ऐसा मानती हैं, या आप बस एक तरीके से उन्हें फेवर करती है कि हाँ आपको ये लोगों का काम पसंद है? अच्छा, ये नहीं क्या अंधा वो नहीं, अंधा नहीं है। देखिए, जनता की जहाँ तक बात है तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी होते हैं, लीडर्स भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। मुझे लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक होंगे जी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये विरोध हो रहा है, जिसे आप जनता कह रही हैं, ये किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसे आप जनता कह रही हैं। तो वो जनता है ही नहीं, वो जनता नहीं, वो पार्टी लेवल हो गया ना। आम जनता की राय अगर लीजिए तो मुझे लगता है कि अगर किसी महिलाओं से जाके आप राय लीजिए तो योगी जी को अपना भाई बनाएंगी कि उन्होंने जिस तरह से रक्षा करी है, तो लगता है कि जैसे कोई सरपरस्त आ गया है। तो मुझे इस मामले में वो अच्छे लगते हैं, बाकी मेरा क्या लेना देना है उनसे। आपके बारे में मैंने काफ़ी सारी ये बातें भी सुनी है कि आपने अक्सर PILs काफ़ी सारी डाली है, तो आप रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने का PIL कब डाल रही हैं? रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने का अब आप कह रही हैं, अपने राय दीजिए। अगर मेरी जनता से एक बार राय ले ली जाए, मैं इस चीज़ को, आपके चैनल पे करी गई बातों को मैं एक बार अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे डालूंगी। अगर जनता ये राय दे देती है कि मैं इस चीज़ को कोर्ट तक ले जाऊं, तो मैं ज़रूर इस बात को आपके कोर्ट तक, जनता की बातों को कोर्ट तक पहुँचाऊँगी। हाँ, रोजगार होना चाहिए बेटा, रोजगार सबके लिए ज़रूरी, रोजी रोटी सबके लिए ज़रूरी और होना चाहिए इस चीज़ का जी। तो आप ज़रूर डालेंगे इस चीज़? ज़रूर डालूंगी मैं। अच्छा, ठीक। तो मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि जितनी भी सरकारें आती हैं वो अपनी सारी की सारी गलतियों का जिम्मा पिछली सरकारों पर डाल देती हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों से कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने 60 सालों से कुछ नहीं किया है, इंडिपेंडेंस के बाद से कुछ नहीं हुआ है। ये सब क्यों होता है? ये तो एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से पर्दा झाड़ना हो गया। लेकिन ये राजनीति है। गलत क्या है? राजनीति है ये। अच्छा। अगर आप किसी के किए गए कामों को और ज्यादा सजाएंगे नहीं, डेकोरेट नहीं करेंगे, तो आपका काम कैसे पता चलेगा आपने क्या स्पेशल किया है? 60 सालों से जो कांग्रेस ने नहीं किया, अगर वो कह भी रहे तो क्या गलत कह रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ अलग कर दिया, जैसे 370 का मुद्दा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे नहीं लगता कि PM मोदी के अलावा कोई ले सकता था। और योगी जी के जिस तरह एक्शन लेते हैं, योगी जी की बात अगर करी जाए, तो मेरा भले ही लेना देना कोई नहीं है, मैं शहर नकवी हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके एक्शन होते हैं, देखिए कोई भी है, वो अधिकारी हो, कोई भी हो समाज में, अगर कोई अराजकता फैलाता है तो तुरंत वो ट्वीट करते हैं, वो एक्शन ले लेते हैं। तो ये चीज़ें इनकी अच्छी लगती हैं। किसी चीज़ को भी मेंटेन करने में, मैंने पहले भी कहा था आपसे, कि टाइम लगता है। 60 सालों से नहीं हुआ, वो हो रहा है, उसे देखिए। अच्छा, आपने ट्वीट की बात की, तो अभी लखीमपुर खीरी वाले कांड पे तो उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया था। देखिए, लखीमपुर कांड तो मैं भी इसका सपोर्ट करती हूँ कि ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दर्दनाक हादसा था। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ जब मैंने लखीमपुर की कांड देखा। मैं चाह रही थी कि ये मसला कोर्ट में जाए, कोर्ट की निगरानी जाए, लेकिन धन्यवाद देती हूँ मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने संज्ञान ले लिया इस पर। और मुझे इस बात का उम्मीद है, आशा करती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा वो बहुत अच्छा देगा लखीमपुर पे। जी। सहर नकवी जी अपने बेबाक विचारों के लिए और अपनी सारी लीक से हटकर कामों के लिए मीडिया में काफ़ी चर्चित रहती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट बार का अभी चुनाव होने वाला है, क्या आप लड़ेंगी? नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं कि मैं हाईकोर्ट बार का चुनाव लड़ूंगी। अच्छा। हाँ, बस ऐसे ही समाज सेवा करती रहूँ, आप लोग के आशीर्वाद से सबके समाज सेवा मेरी चलती रही। तो आप मतलब कभी भी आप ये बार का एसोसिएशन का आप चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे? इसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया मैंने कि मैं बार का चुनाव लड़ूंगी। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ वकालत करती हूँ और वहाँ मुझे नहीं लगता कि मुझे राजनीति करनी चाहिए। अच्छा जी। हमने सुना है कि दिवंगत जो संत थे अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरी जी की संदिग्ध मौत पर भी आपने कुछ कहा है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आपकी मतलब राय क्या थी? देखिए, ये मैंने नरेंद्र गिरी जी की जो सर्टिफिकेट डेथ थी, इस पर मैंने एक लेटर पिटीशन लगाई है जी, और मैंने हाईकोर्ट में मांग करी है कि पूरे मामले की जुडिशियल मॉनिटरिंग हो। तो ये मामला मुझे आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाईकोर्ट से निगरानी की जरूरत है इस मामले में?
देखिए, जिस तरह से आनंद गिरी जी की बात है कि उनको हरिद्वार से पुलिस लेकर आई है, जी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान पूरे मसले में एक वही है जो सबसे ज़्यादा अनजान है। मुझे लगता है जो यहाँ के लोग थे, लोकल, जो मौका वारदात पे मौजूद थे, मुझे लगता है कि वो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। जो मौका वारदात पे मौजूद नहीं, तो वो है स्वामी आनंद गिरी। और आनंद गिरी को अगर मेन मुजरिम बनाया जा रहा, तो मैं इसी चीज़ को देख के मैंने लेटर पिटीशन भी लगाई कि इनको क्यों गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। सीबीआई तो है इन्वॉल्व इस केस नहीं, में? ये कह रहे हैं कि जहाँ तक उकसाने का मामला है, या जो लेटर बताया जा रहा है कि नोट था, तो नोट था वो कि 10-12 पन्नों को, मुझे लगता है कि कोई पिटीशन तैयार कर रहे थे क्या नरेंद्र गिरी महाराज, कि इतना लंबा चौड़ा कोई सुसाइड नोट लिखता है, तो वो अभी संदिग्ध है। जब उसको उसकी ही सही से जांच नहीं हुई, तो मानिए ये आनंद गिरी जी को कहाँ से दोषी मान लिया है। अभी मुझे इसी चीज़ पे लग रहा था कि कहीं ना कुछ तथ्य छिप रहे हैं, जिससे स्वामी आनंद गिरी एक संत है वो भी। अच्छा। वो मैं, देखिए, मेरा कोई इन लोगों से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक संत है, अगर कहीं से भी वो टार्चर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी चोट है। आनंद गिरी निर्दोष है, मुझे लगता है। अच्छा, तो मतलब आपको अपनी तरफ से ये लगता है कि आनंद गिरी जी ने कुछ भी नहीं किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पूरा, जैसे मामला मैंने देखा है, डेड बॉडी जिस तरह से देखी है, मुझे तो यही नहीं लगता है कि वो सुसाइड है। अच्छा। जिस तरह से देखिए, फांसी में लटकी हुई अगर डेड बॉडी कोई होती है, तो उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती है। आपने डेड बॉडी देखी है? मीडिया में मैंने एक वीडियो देखा था, सुसाइड से पहले का जो वीडियो बताया जा रहा है, उसमें डेड बॉडी को देखने से लग ही नहीं रहा है कि फांसी पे लटकी हुई डेड बॉडी। कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरी, वैसी इसे नॉर्मल जैसे लगा, सो रही थी। और उस पर अगर आनंद गिरी महाराज को दोषी बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान को जानता भी है इस बारे में। और नोट में उनका नाम आया, तो ना जाने नोट सच्चा है या झूठा है या गलत है, ये अभी क्लियर नहीं है। इसी पे तो सीबीआई जांच चल रही है। सुना है कि अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर के लिए आपने काफी सोशल मीडिया पे आंदोलन वगैरह किए हैं। मैंने दर्शन भी किया। हाँ, आपने गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं, आपने अयोध्या में दर्शन किए हैं, आपने इतना सब कुछ किया है, जबकि कोर्ट पे ये मसला था ऑलरेडी। तो मतलब हम जानना चाहते हैं कि आप मतलब ये सब इतना सारा भव्य आंदोलन वगैरह कर क्यों रही थी? क्या आप मुझे हिंदुस्तान की बेटी नहीं मानती? जी, मैं मानती हूँ। मैं इसी सरजमीन की बेटी हूँ, मैं इसी हिंदुस्तान की बेटी हूँ। अगर हमारे यहाँ भव्य राम मंदिर है, तो क्या मैं राम मंदिर के दर्शन के लिए सोशल मीडिया पर आंदोलन नहीं कर सकती थी? मुझे देखिए, हमारे पूर्वज कौन थे, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि सभी धर्म एक है और वो विधाता एक है, और उसके हम सब संतान हैं। तो राम मंदिर अगर मैं दर्शन करने जाती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ दर्शन करके। मुझे अच्छा लगा, मैंने बाबा गोरखनाथ के भी दर्शन किए। मुझे ये भी अच्छा लगा कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह तरह के कल्चर्स हैं, तरह तरह की परंपराएं हैं, जिसको जानना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। हम क्या है, हम आप जैसे ही तो हैं, जैसे आप हैं वैसे हम, इसी सरजमीन के हम ही उस विधाता की संतान हैं। मैं कुछ अलग से धर्म नहीं मानती स्पेशल, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। अच्छा, तो आप इतनी सारी बातें कर रही है और आप हिंदुत्ववादिता की भी बातें कर रही है, आप हर चीज़ पे बात कर रही हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रही हैं? बीजेपी अगर मुझे माननीय योगी जी आज कह दे कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मैं आज बीजेपी ज्वाइन करूँगी। अच्छा, तो आपका मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप उस पार्टी में जाना चाहेंगे अगर आप आगे चल के कोई लोकसभा चुनाव वगैरह लड़ती हैं? बिल्कुल, अगर मुझे माननीय योगी जी कहते हैं, तो मैं खुशी से उनका फैसला स्वीकार करूंगी और खुशी से जाऊंगी। जी, आप अक्सर कट्टरपंथियों के भी निशाने पर रहती होंगी ऐसी इतनी बेबाकी से बातें करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको डर नहीं लगता है कि आपके खिलाफ कोई फतवा वगैरह न जारी कर दें या ऐसा कुछ ना हो? लगता तो कभी कभी मुझे फील होता है कि कहीं मेरी वजह से मेरा परिवार मुसीबत में ना आ जाए। मुझे अपने लिए नहीं डर लगता, जो सच में बताऊं, मुझे अपने लिए कभी डर ही नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि मैं जिस तरह से काम करती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि आगे चल के मेरे परिवार को दिक्कत हो। तो इन लोगों की वजह से कभी मुझे डर लगता है, इसीलिए मैं परिवार को थोड़ा दूर रखती हूँ इन सारी चीज़ों से। और ये कट्टरवाद जो आप बता रही हैं, फतवेवाद, मुझे देखिए मेरे फेसबुक के थ्रू पे देख लीजिए, कभी अकाउंट चेक कर लीजिए, उस पर काफ़ी ऐसे मैसेजेस आए थे कि वाकई में डर जाती हूँ। मुझे डर लगने लगता है, लेकिन फिर लगता है कि अगर सब लोग मेरी तरह डर ही जाएगा तो आवाज़ कौन उठाएगा। तो ये सोच के मैं कहती हूँ कि चलो, जब जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मुझे कहीं पे भी खतरा महसूस होता है, तो मैं थोड़ा सोचती हूँ, विचार करती हूँ कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। लेकिन हाँ, पीछे हटने कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं अब समाज सेवा से पीछे हट जाऊँगी। करूँगी तो मैं चाहे जितना कट्टरवाद के निशाने पे आऊँ, लेकिन मैं यही करूँगी जो मैं करती आई हूँ। मैं कभी सच से मुँह नहीं फेर सकती। अच्छा, आप निशाने पर तो बहुत करते हैं, पर आप एक अधिवक्ता है और आपके पास कानून की ताकत है, तो हम यही चाहेंगे कि आप आगे भी चलकर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ती रहें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ट्रिपल तलाक, हलाला, ऐसे जितनी भी कुरीतियां हैं आप उनके खिलाफ मुखर विरोध करती हैं, आप इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन आप हमें ये समझाइए कि मुस्लिम महिलाओं में तलाक का रेशियो एक्चुअली कितना था? तलाक का रेशियो देखिए इससे पहले बहुत ज़्यादा था। जब तक ये कानून नहीं लागू हुआ था, जब तक बहुत ज़्यादा रेशियो था, अदालत में पेंडेंसी बहुत थी मुकदमों की। अच्छा। अब मुझे लगता है कि पेंडेंसी कम हो गई है और जो जिस तरह से विवाद बढ़ रहे थे वो कम हो गए, आपस में सुलह समझौता हो जा रहा है। अच्छा। और महिलाओं की जो राय है इसके मामले में, मैं तो प्रोग्रामों में जाती हूँ, मिलती रहती हूँ सबसे, तो मुझे लगता है कि उनकी ये राय है कि बहुत खुश हैं वो अंदर ही अंदर। उनको जो मेंटली टॉर्चर था तलाक को लेकर, मुझे लगता है कि जैसे आते साथ ही कई महिलाओं ने ऐसा कहा कि घूंघट पलटते ही जैसे कि एक तलाक दे दिया जाता है, बाद में ये इसलिए दे दिया जाता है एक तलाक कि शांत रहें ये घर में। अच्छा। हाँ, उस तरह से सवाल ना कर, बराबरी से सवाल ना कर सकें घर में, और ये कुछ भी करते रहे मेल पर्सनैलिटी, इनको कुछ कहा ना जा सके, तो दबी अच्छा। कुचली के तरीके से रहती थी, वो दबा कुचलापन खत्म हो रहा है, तो ये खुशी की लहर भी मुझे दिखती है। अच्छा, मैंने कई बार ये भी सुना, मतलब कई सारे टीवी डिबेट्स वगैरह पे हम सब ने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं ही इसका विरोध भी कर रही हैं, इस कानून के आने का। ये क्यों था? देखिए, विरोध में तो किसी को भी, हमने अभी क्या कहा था कि कहीं पे जहाँ पे विरोध होता है तो हमारे देश में पार्टियां भी कही हैं राजनीतिक। हाँ। राजनीतिक पार्टियों अच्छा, में क्या महिलाएं नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में, हो सकता है वो किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ इसलिए विरोध कर रही हूँ, खड़ा कर दी होगी यूं ही मुस्लिम कह के मुस्लिम महिलाएं हैं। अच्छा, उनका ये भी कहना था कि एक्चुअली तलाक का रेशियो बहुत कम होता है जितना आपको बताया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि ट्रिपल तलाक जैसा कुछ हमारे यहाँ कुछ चलता है, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है। तो क्या ये सच था? धर्म ग्रंथों में तो ट्रिपल तलाक थी ही नहीं, ये सच है कि ये ट्रिपल तलाक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा था वो एक सती प्रथा से कम नहीं था। जिस तरह से यूज किया जा रहा था इसको, वो एक जुल्म की इंतहा थी कि आपको तलाक के नाम पे दखल कर दिया जाता था, ऐसा लगता था कि दर बदर भटक जाएंगी महिला बाहर आके, तो वो चीज़ें कम हो गई हैं। और जो ये कह रहा है कि वो मतलब ये खुश नहीं है या विरोध कर रहा है, तो वो राजनीतिक पार्टी से जरूर बिलोंग करती होंगी महिला। आप गरीब और घरेलू हिंसा के शिकार एवं तलाकशुदा महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह देती हैं, आप सारी महिलाओं की बहुत मदद भी करती हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने में आप हमेशा पुरजोर कोशिश करती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास केसेस कैसे आते हैं सबसे ज़्यादा, और क्या हर बार महिलाएं सही ही होती हैं? देखिए, जहाँ पे महिलाएं सही नहीं होती तो वहाँ मैं सुलह करवा देती हूँ। अच्छा। मैं कभी किसी का घर बर्बाद नहीं करती कि मतलब कोई भी महिला आगे गलत मुझसे रिलीफ मांग रही है तो मैं उसको दिलवा दूँ। अच्छा। मैं सुलह करवा देती हूँ, समझा बुझा देती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा तो आपस में समझना भी चाहिए। मेरे पास जो महिलाएं आती हैं गरीब होती हैं, परेशान रहती हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा महिलाओं के पास प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिकल। हाँ। ये फाइनेंशियल, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है उनके सामने फेस। तो मेरा तो वैसे भी है कि मैं पैसे वैसे किसी से लेती नहीं हूँ। अच्छा। और फीस नहीं लेती। अगर किसी के पास कागज़ पेपर पत्थर का मुझे अपनी खुशी से दे जाती हूँ आशीर्वाद के तौर पे, तो वो रख लेती हूँ। अगर नहीं देती तो मैं लेती ही नहीं। मैं कहती हूँ कि आपकी जो मदद हो मुझसे वो बताइए, मैं वो कर दूँगी। मैंने बहुत तो ऐसी महिलाओं की मदद करी है, उसके बदले में मुझे दुआएं मिलती हैं। अच्छा, जो दुआएं मिलती हैं हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी सहर जी, आपको नहीं लगता कि आप महिलाओं के मतलब इंसाफ के लिए और उनकी इक्वालिटी के लिए इतना लड़ रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे पूरे समाज में शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं की इक्वालिटी में ये है कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने पुरुष साथी पे डिपेंडेंट होती हैं पैसों के मामलों में। इस वजह से उनके खिलाफ इतनी अनिक्वालिटी और इतनी सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये बात तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि बराबरी का दर्जा मिल जाए। हाँ। जैसे नौकरी है उसमें बराबरी का आरक्षण मिल जाए जी। तो जिस तरह से पुरुष की संख्या है नौकरी में, सरकारी नौकरियों में, उस तरह महिलाओं की भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कम हो जाएंगी। और महिला जो अपनी मर्जी से अगर नहीं करना चाहती जॉब तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो करना चाहती हैं, जो इच्छुक हैं, वो कम से कम बराबरी से आगे खड़ी तो हो जाएंगी। ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इस चीज़ में तो सरकार को मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, कि बराबरी का दर्जा दे देना चाहिए इस नौकरी में। ये तो सच बात है, क्योंकि अभी हाई मतलब 50-50 कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने बोला है इस चीज़ पे कि 50-50 कर देना चाहिए रेशियो। और वो जुडिशरी में भी 50% देने की बात कर रहे हैं कि 50% महिलाएं आनी चाहिए। तो इससे और महिलाएं भी बहुत खुश है कि हो सकता है जब जुडिशरी मिले तो सब जगह मिल जाए हमको ये अधिकार। क्या आप आगे चल के मतलब उतनी दूर जाना चाहेंगी? आप मतलब चीफ जस्टिस तक का रास्ता तय करना चाहेंगे? मैं मांगूंगी जी, इस चीज़ को तो मैं मांगूंगी कि सहर जी, अक्सर ये देखा जाता है कि ये जितने भी मतलब महिलाओं के केसेस होते हैं, या चाहे रेप हो चाहे कुछ भी हो, इन सब में इंसाफ मिलने में बहुत देर हो जाती है। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, ये अभी जो इंसाफ की आप बात कर रही हैं, जैसे कोर्ट इस मसलों को बहुत सीरियसली लेता है,
अच्छा। अदालतों में ये मसले सबसे ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी दे दिए जाते हैं ये मसले कि ये जल्दी चलेंगे। अब तो जल्दी डिसाइड हो भी रहे हैं इस पे। अब ये नहीं कहा जा सकता बहुत पेंडेंसी, पहले हाँ थी पेंडेंसी, इस पे बहुत देर में जजमेंट आता था, लोग हताश हो जाते थे लड़ते लड़ते। ये बात है, और इतने कमज़ोर हो जाते थे लड़ते लड़ते। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ ये घटनाएं हो रही हो फाइनेंशियली मजबूत हो। अब इसकी वजह से वकीलों के लिए फीस पे करनी होती होगी लोगों को, और इसलिए भी पेंडेंसी हो जाती है। तारीख पे तारीख आगे चले जाते थे मसले। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया है तो इसमें पेंडेंसी कम हो गई है, ये जल्दी डिसाइड हो जाते मामले। सहर जी, मैं आपसे इसी मामले में एक और बात ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये जितने भी महिलाओं के खिलाफ ये जितने भी प्रताड़ना के केसेस होते हैं, जितने रेप वगैरह के केसेस होते हैं, इनमें शायद सज़ा थोड़ी और मतलब कठिन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी है नहीं और जितने भी मुजरिम हैं उनको ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोई डर है या भय है कानून का। देखिए ये तो बहुत दुख का विषय है। बहुत दुख होता है जब ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि आज भी इतना हम 21वीं सदी में भी आके ऐसी चीज़ों को झेल रहे हैं। हम महिलाएं हैं, क्या ये हमारी गलती है? यही लगता है कभी कभी। क्या खुद पे महिला होने पे ये नहीं लगता कि मैं क्यों महिला हूँ? जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो यही मुझे लगता है कि मैं क्यों महिला हूँ। अगर मैं बोल नहीं सकती तो मैं महिला क्यों हूँ? और फिर क्या ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम महिला हैं इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ये तो तत्काल रोक देना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। इतने सख्त कानून बना देने चाहिए इस पर कि ये घटनाएं दोबारा सामने आए ना, फेस करने को ना मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं हर महिला जब देखती है इन सारी चीज़ों को डिप्रेस हो जाती है। टेंशन जरूर होता है महिलाओं को इस चीज़ को एक बार देख के। तो मैं इस चीज़ पे सरकार से अनुरोध करती हूँ, इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और कानून बहुत तगड़ा बना देना चाहिए। इस पर और भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए। ये आप एकदम सही करिए, मैं सहमत हूँ आपकी बात। आप एक युवा अधिवक्ता हैं, एक समाज सेवी हैं, एक नेता हैं, तो ये सारी चीज़ों के चलते आप चुनावों को कैसे देखती हैं और आपके हिसाब से कौन से तत्व चुनावों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, चुनाव में जो मुद्दे हैं, आदमी कहता है कि वर्क क्या डेवलपमेंट किया है आपने, क्या पिछली सरकारों से बेहतर किया है आपने, तो ये सबसे मुद्दे होते हैं। लाइट, पानी, बिजली, ये तो रोटी कपड़ा मकान आपने सुना है, ये सबसे मेन बेसिक मुद्दे हैं। तो इन बेसिक मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि सरकारों को आना चाहिए। एक लाइट मुहैया करानी चाहिए और पानी मुहैया कराना चाहिए और रोजी रोजगार, ये 3 मुद्दे को लेकर सरकार को लाना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा राजनीति में दुख तब होता है जब ये कम्युनल राइट्स हो जाते हैं और ये जातिवाद को लेकर जब लोग बात करने लगते हैं राजनीति में और कास्ट बीच में आ जाती है, तो इस चीज़ को मुझे बहुत दुख होता है। राजनीति तो यही एक पहलू मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, बीजेपी पर तो हमेशा से ये भी आरोप लगते आए हैं कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो फिर आप उस बारे में क्या कहना चाहती हैं? बीजेपी ने किसके साथ गलत किया है? ध्रुवीकरण के जहाँ पे आरोप लग रहे हैं भाजपा पे, तो उनकी राजनीति जैसी भी है, लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया होगा उन्होंने कार्रवाई जिस तरह से भी करी है, जिस तरह से एक्शन था भारतीय जनता पार्टी का, यही तो मैंने देखा। मैं क्यों उनके फेवर में बात कर रही हूँ या ये बोल रही हूँ कि सरकार अच्छी चला रहे हैं वो, इसलिए कि आदमी इंसान को लगता है, ये फील कर रहे होंगे लोग, मुझे भी लगता है, मैं नहीं फील कर रही, अगर तो और भी कम्युनिटी फील कर रही होगी कि शायद उनके अगेंस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक कम्युनिटी को कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है या उनके अगेंस्ट कोई काम किया है। उन्होंने क्रिमिनल्स पर जो लगाम लगाई है वो एक समान लगाई है, एक तरह से कार्रवाई करी, सब पे एक जैसी कार्रवाई करी है, इस पर तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सहर जी, मुझे ये बताइए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या संभावना लगती है कि कोई बदलाव होगा या भाजपा अपनी सीट बचा लेगी? मुझे लगता है कि भाजपा आएगी और आना भी चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को ही राज करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम पेंडिंग होंगे। अभी स्वच्छ भारत अभियान पेंडिंग है। अच्छा जी, तो एक युवा आइकॉन के नाते आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि एकता, समाज में एकता बनाए रखिए। ये मैं जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एकता बनाए रखिए, धर्म के चश्मे से किसी को नहीं देखा जाए, बस मेरी यही निवेदन है अपनी जनता से। और महिलाओं को बराबरी का हक दीजिए, 50-50% का हक दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। सहर नकवी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी प्रयागराज शहर की यूथ आइकॉन सहर नकवी जी, जो कि एक अधिवक्ता हैं। इन्होंने आखिर में हमसे यही कहा कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और इसी के साथ उन्होंने भाजपा के कामों की भी तारीफ की। ऐसे ही कई अन्य दिग्गज लोगों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, और इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।